अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन का रूम, जो कि है जूनियर पेन टेस्ट के वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी का लास्ट रूम। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन से बनता क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि फ्रंट एंड पे हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिसके बैक एंड पे कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चल रही होती है, और जो भी उस वेबसाइट का डेटा है, जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल्स की इन्फॉर्मेशन है, ऑल ऑफ दैट इज स्टोर्ड इन आर डेटाबेस। तो जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हो बैक एंड सर्वर को, तो वो डेटाबेस से एसक्यूएल की क्यूरी की मदद से आपका डेटा निकाल के लाता है। और अगर आप ये पॉसिबल कर पाओ कि आप कोई मलिशियस क्यूरी सेंड कर दो सर्वर को, और जिसकी वजह से वो डेटा जो वेबसाइट आपको नहीं दिखाना चाह रही वो भी आपको नजर आ जाए, या एंड यूजर उस डेटा को डिलीट कर पाए, ठीक है, स्टील कर पाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन हो रही है। सही है। वेब एप्लीकेशन है, डेटाबेस से लाजमी इंटरेक्ट करना होता है प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, डेटा की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, ठीक है, बट इन द वे, ठीक है, जो सिर्फ उस तरीके से जिससे वेब डेवलपर ने सोचा है, उस तरीके से नहीं कि जिससे आप एज ए एंड यूजर वो डेटा भी निकाल लो जो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस रूम में हम सब कुछ यही देखेंगे कि एसक्यूएल क्या है, हम इसकी थोड़ी सी बेसिक्स भी देखेंगे, बट एसक्यूएल इज, इसकी कुछ बेसिक एसक्यूएल की कमांड्स भी देखेंगे, इसको कैसे आप जो है डिटेक्ट करोगे, एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, ठीक है। और एज ए वेब डेवलपर और एज अ डेवलपर, नॉट ऑलवेज अ वेब डेवलपर, एज अ डेवलपर आप जो है ना कैसे अपने आप को सिक्योर करोगे। तो एसक्यूएल स्टैंड क्या करता है जी, हमने बताया स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये रूम में कर चुका था पहले ही, तो इसके फ्लैग्स तो आपको यहीं पे नजर आ जाएंगे, बट यू कैन डू दैट बाय योर सेल्फ एज वेल। तो डेटाबेस क्या होती है, ठीक है, इफ यू आर नॉट यूज्ड टू वर्किंग विद डेटाबेस और एक्सप्लॉइटिंग देम, ठीक है, तो अगर आपको डेटाबेस का इतना आइडिया नहीं है तो मे भी कुछ टर्म्स आपके लिए न्यू हो, और ये वाला सेक्शन इसीलिए इन्होंने ये इस चीज़ में रखा हुआ है, ठीक है। डेटाबेस जो है ना, मैंने आपको बताया कि जो भी वेबसाइट से हम अभी फिलहाल वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वेबसाइट से रिलेटेड ही मैं जो है ना रेफर करूंगा इसको, जब भी मैं डेटाबेस या आपको टेबल या कुछ भी समझाने की बात करूंगा। ओके जी। तो डेटाबेस क्या होती है जी, जहाँ पे वेबसाइट्स अपना डेटा स्टोर कर रही होती हैं, ठीक है, और प्रोफाइल्स का, क्रेडिट कार्ड और एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस, एक है रिलेशनल, सही है, और एक टाइप है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, सही है। अच्छा, तो रिलेशनल को RDBMS भी कहा जाता है, ठीक है, और नॉन रिलेशनल में आपके पास आती हैं NoSQL भी इसको कहा जाता है, सही है, MongoDB वगैरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरह की। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। तो डेटा को जब आप ऑर्गेनाइज मैनर में सेव कर देते हो तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS कहते हैं, जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, जिसमें MySQL आता है, SQL सर्वर है, Oracle है, PostgreSQL है और SQLite है, ठीक है। ये अभी इस रूम के स्कोप में नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, बट कंसीडर दैट कि डिफरेंट टाइप के DBMS सर्वर्स हैं, ठीक है। ओके, तो विद इन अ DBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर मल्टीपल किस्म की डेटाबेसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। हो सकता है एक यूजर की एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हों, सही है, तो वो सबका डेटा मुख्तलिफ डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करेगा। जैसे एक डेटाबेस सर्वर है तो यहाँ पे हो सकता है एक शॉप का डेटाबेस बना हो, एक स्टाफ का बना हो, एक अकाउंट्स का मतलब बना हो, ठीक होगी बात। तो इस डेटाबेस की जो सबसे पहले सर्वर हो गया, उसके बाद मल्टीपल डेटाबेसेस हो गई, ठीक है। फिर हर डेटाबेस के अंदर जो है टेबल्स होते हैं, जिनमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में टेबल्स कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा, इसके लिए ERD बनती है, ठीक है, और काफ़ी सारे तरीके हैं। मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक वे से डाटा टेबल्स पे डाला जाता है। इस तरह नहीं है कि आप रैंडमली आप सोचते हो कि ये बना लेता हूँ वो बना लेता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, तो टेबल क्या होता है जी? टेबल इस फॉर्म की एक चीज़ है जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। ये ग्रिड लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें जो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉलम्स हैं इस टाइम, ID का, यूजर नेम का, पासवर्ड का, ठीक है। कॉलम है जो एक कॉलम एक टाइप का डेटा स्टोर कर रहा होता है, सही है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ये इस फॉर्म में ये कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में, और हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड्स जो हैं, मीन्स कि एक रिकॉर्ड क्या है, ID 1 का यूजर नेम है जॉन और उसका पासवर्ड है pass123, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज, और जो टेबल के कॉलम्स के हेडर्स हैं, और ठीक है, ये वाले ID, यूजर नेम, पासवर्ड, ये हमारे पास इस टाइम 3 डिफरेंट टाइप के कॉलम्स हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये सारी डिटेल्स ही आपको बताना ज़रूरी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया होगा। हाँ, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में जो है मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, ठीक है। जिस डेटाबेस में भी टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डाटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें टेबल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ रिजल्ट सेट, उसको हम कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। और डाटा इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जैसे इस तरह ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में अगर स्टोर है रो कॉलम की फॉर्म में, और टेबल्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, सही है, तो उसको हम कहते हैं ये रिलेशनल डेटाबेसेस हैं।
और नॉन रिलेशनल में जो है, जिसको हम नो एसक्यूएल भी कहते हैं, वो टेबल्स की फॉर्म नहीं यूज़ कर रही होती हैं, वो फाइल्स यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। एक वेरी कॉमन जो है उसमें से हमारे पास एग्जांपल है मोंगो डीबी की। ओके, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया इस चीज़ का कि ये डाटाबेसेस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्चुअली डाटाबेस से डाटा को फेच कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट, ये सारा कुछ करने के लिए एक लैंग्वेज है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो इसी तरह डाटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए भी एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल। और एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और इसकी मदद से हम डाटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। बाय इंटरेक्शन व्हाट डू आई मीन, कि आप क्या कर सकते हो कि ये आपका एक टेबल है ना, आप इसमें से एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हो कि करंटली इसमें क्या डाटा पड़ा हुआ है। रीड करने के लिए सेलेक्ट यूज होता है। आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, नया इंसर्ट कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली द इंटरेक्शन दैट यू डू विद एसक्यूएल। सही होगी बात। ओके, तो अगर आप जो भी डीबीएमएस यूज कर रहे हो, जैसे माई एसक्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर है या कोई भी है, उसकी बेस के ऊपर देयर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन एसक्यूएल क्यूरी, मतलब वो लिटिल बिट सही होगा कि उसमें सिंटैक्स का थोड़ा सा चेंज होगा, अदरवाइज देयर दैट रिमेन्स द सेम। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो ये चीज़ आप ऑनलाइन उस वक्त फौरन देख भी सकते हो। अच्छा तो ये एक एक करके थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सेलेक्ट से क्या मुराद है। अगर आपको ये टेबल है ना जी, ठीक है, तो इस टेबल का नाम मैं कहता हूँ यूजर्स है। सही है। अगर आपको चाहिए कि ये सारे रिकॉर्ड आपने देखने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये क्यूरी लिखो। स्टैटिक से मुराद होता है कि ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल की, जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हो, और फ्रॉम जो है ये इसका रिजर्व कीवर्ड है, जिसके बाद आप टेबल का नाम बताते हैं। सही है। तो यहाँ पे हमने बताया कि मुझे यूजर्स के टेबल से सारा डाटा देखना है, तो आपके पास आउटपुट में ये रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। पूरे का पूरा टेबल आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि हम मेरे पास 3 इस टाइम रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड्स की डिटेल है। ओके, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, तो आप कॉलम्स के नाम एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं सेलेक्ट के अंदर, ठीक है, कि मुझे यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। आईडी आपने मिस करा दिया तो वो वहाँ पे आपको आउटपुट में ऐसे नजर आएगा। ठीक हो गई बात। ओके, तो इसी तरीके से एक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसके एंड पे लगा दें लिमिट, ठीक है, और लिमिट में मैंने बता दिया 1, ठीक है। तो लिमिट 1 का क्या मतलब है कि मुझे सारे रिकॉर्ड उठाने हैं। शुरू में तो आपने ये कहा था, ठीक है। जो एंड पे रिजल्ट सेट बना उसमें से आपने कहा कि इसमें से मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली वो सारे जब उठे उनमें से सिर्फ पहले वाला आप नजर आ जाएगा, बाकी सारे आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इस चीज़ से उसको लिमिट कर दिया। लिमिट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी ये है कि अगर आप इसके अंदर 2 वैल्यूज़ बताओगे, जैसे 1,1, तो इसका मतलब है पहले वाले को स्किप करो, ठीक है, और उसके बाद मुझे सिर्फ उसके बाद के एक रिकॉर्ड चाहिए। इसमें क्या है, पहले 2 स्किप कर दो और उसके बाद का एक रिकॉर्ड चाहिए। इस तरीके से अगर आप 2 लिखोगे तो उसका मतलब कि पहले 2 स्किप कर दो और उसके बाद के 2 रिकॉर्ड मुझे दिखाने हैं, ठीक है। लिमिट का फंक्शन रिजल्ट सेट के अंदर कितनी रोज रिटर्न होंगी उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा होता है। उसके बाद है वेयर की भी एक क्लॉज होती है। सही है, इसे हम क्लॉज बोल रहे होते हैं। ठीक होगी बात। सेलेक्ट है डेटा रीड करने के लिए, फ्रॉम में हमने बताते हैं कि इस टेबल से मुझे डाटा रीड करना है, और अगर हम कंडीशन भी लगाना चाहें तो वो कंडीशन भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि क्यूरी का क्या मतलब था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, कि सारे रिकॉर्ड जो है ना सेलेक्ट करो, पूरे के पूरे, मतलब ये तीनों रोज सेलेक्ट हो गई, ठीक हो गई, विद ऑल ऑफ द कॉलम्स। उसके बाद हमने एंड पे कंडीशन लगा दी कि जहाँ पे यूजर नेम एडमिन है रिजल्ट सेट में से मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए। तो यूजर नेम एडमिन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो सिर्फ ये वाली लाइन रिट्रीव होगी, ठीक है। पहले मैंने सारे रिकॉर्ड्स को उठाया, उसमें से फिर मैंने कंडीशन लगाई कि जहाँ यूजर नेम एडमिन है सिर्फ वो वाली लाइन चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ आ गई। अब इसी को थोड़ा सा इक्वल से मैंने नॉट इक्वल में चेंज किया, जब कि मुझे एडमिन के अलावा सारे चाहिए। ठीक होगी, तो पूरे रिजल्ट सेट में से, क्योंकि स्टार्ट में स्टैटिक है ना, अगर आप यहाँ पे कॉलम का नेम मेंशन करते कि सिर्फ ये 2 चाहिए तो ये 2 नजर आते हैं। यहाँ पे हमने ऑल मेंशन किया, तो जहाँ पे यूजर नेम एडमिन नहीं है वो वाले रिकॉर्ड मेरे पास रिट्रीव हो गए। दिस विल ओनली रिटर्न द रोज वेयर द यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू एडमिन। नेक्स्ट क्यूरी देख लें। अब आपने कहा कि जहाँ पे यूजर नेम एडमिन है या जहाँ पे यूजर नेम जॉन है, आपको वो रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट सेट में ये 2 रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे, और तीसरा जो मार्टिन वाला रिकॉर्ड था वो इस कंडीशन के मुताबिक उसको रिट्रीव नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से एंड वाली कंडीशन भी लगती है, ठीक है। और का मतलब होता है या ये कंडीशन ठीक हो जाए या ये कंडीशन ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें आप आ जाओ, इसमें एंड है। एंड का क्या मतलब है कि ये और ये दोनों कंडीशन जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो जिस लाइन में यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है ये वाला जो मेंशन है P4SSWORD, वो वाली लाइन रिट्रीव करनी है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल, जिसकी मदद से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं और डाटा के साथ डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप परसेंट का साइन देखो तो इसका मतलब है वाइल्ड कार्ड इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स का मतलब टेबल का कंप्लीट डेटा उठाना है। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई कि जहाँ पे यूजर नेम लाइक का मतलब है एक वाइल्ड कार्ड कि जो ए से शुरू हो रहा हो, ठीक है। ए से सिर्फ एडमिन शुरू हो रहा है। परसेंट का मतलब होता है कि ए से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल भी लिखा होता कोई यूजर नेम, तो वो भी रिजल्ट शीट में शो हो जाता। अगर आप परसेंट स्टार्ट में कर दोगे तो इसका मतलब जो एन पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, एन पे कौन से एंड हो रहे हैं, जॉन भी एंड पे एन पे एंड हो रहा है और एडमिन भी,
ठीक है, और मार्टिन भी, ठीक है। तो तीनों रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए। अब यहाँ पे आप इसी तरह देखें कि अगर आप शुरू और आखिर दोनों में परसेंट लगा दोगे तो उसका मतलब है कि जिसके सेंटर में एम और आई का वर्ड इकट्ठा आ रहा है, जैसे एडमिन में आ रहा है, तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड रिट्रीव हो, तो ये वाली हमारे पास लाइन आ गई। ओके, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यूनियन की, जिसकी मदद से यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी आज हम देखेंगे भी, ठीक है, कि ये क्या चीज़ होती है। सही है। तो इसमें होता ये है कि अगर आपको दो टेबल्स का डाटा कंबाइन करके एक रिजल्ट सेट में चाहिए तो आप यूनियन की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ भी लें, द यूनियन स्टेटमेंट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। आप 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को मिलाते हो, ठीक है, उनका डाटा रिट्रीव करने के लिए यूनियन स्टेटमेंट की मदद से। The rule to this query is that the union statement must retrieve the same number of columns in each select statement. ये इसकी शर्त है कि ये नहीं हो सकता कि आपका एक टेबल जो है वो 4-5 वैल्यूज रिटर्न कर रहा हो और दूसरा टेबल जो है वो 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहा हो, तो ये यूनियन स्टेटमेंट के अगेंस्ट है और आपको एरर आ जाएगा। सही है। अगर पहला टेबल भी, पहला सेलेक्ट की स्टेटमेंट जो है टेबल से सेलेक्ट की स्टेटमेंट है वो 3 कॉलम रिटर्न कर रही है, तो दूसरी वाली भी 3 कॉलम ही रिटर्न करे, ठीक है। उस बेस के ऊपर जो है ना आप इनको जोड़ सकते हो। अब जैसे ये 2 टेबल हैं, ठीक है, जैसे एक सप्लायर्स का टेबल है ये वाला, इसमें कितने हैं कॉलम, एक आईडी, कंपनी एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, और इसमें आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, ठीक है। कॉलम का नेम सेम ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। तो हमें इन दोनों का डाटा एक ही रिजल्ट सेट में आउटपुट कराना है, ठीक है। किसी को चाहिए था कि यार मुझे यूजर्स की डिटेल बताएं कंपनीज की ना, फॉर एग्जांपल फॉर द कैटलॉग, इन्होंने यहाँ पे कहीं पे लिखा था, तो आप इनको कैसे इसका डाटा कैसे उठाओगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, और ये क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर्स, अगर सारा डाटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड 4 वैल्यूज उठाई शुरू की, नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, और दूसरे में से कंपनी एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड। सही है। तो क्योंकि हमें आईडी का मकसद नहीं बनता ना, यहाँ से इसकी आईडी भी उठाने का, इसकी आईडी भी, तो आउटपुट में हमने दोनों के आईडी वाले कॉलम को मिस करा दिया और बाकी कॉलम्स को हम इसके भी 4 उठाए, इसके भी 4 उठाए, ठीक है। यूनियन का रूल वायलेट नहीं हो रहा, तो आउटपुट में आपके पास 3 शुरू की आ गई स्टेटमेंट्स और 3 दूसरे वाले सप्लायर्स की टेबल की आ गई, 3 कस्टमर्स के टेबल की आ गई। सही है। इस तरह यूनियन की स्टेटमेंट काम करती है। नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो ये आपको एक रिजल्ट सेट के अंदर 2 क्यूरीज सेलेक्ट स्टेटमेंट्स का डाटा प्रोवाइड कर देती है। अब आते हैं हम इंसर्ट की स्टेटमेंट में। टेबल्स आपके पास पॉपुलेट जब आपको करने हैं, नई वैल्यूज ऐड करनी है, नई प्रोफाइल्स फॉर एग्जांपल बनती हैं, तो उसका डाटा आपको टेबल्स में ऐड भी तो करना है ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक स्टेटमेंट है इंसर्ट की, ठीक है। आप इंसर्ट इनटू लिखते हो सबसे पहले, उसमें बताते हैं जी टेबल का नाम क्या है, जैसे आप यूजर्स के टेबल में ऐड करना चाह रहे हैं। सही है। तो आप बताते हैं कि मैं यूजर्स के टेबल में ना मैं 2 वैल्यूज ऐड करूंगा। सही है। जो पहली वैल्यू होगी मैं जो प्रोवाइड करूंगा वो यूजर नेम की है, वो आप कॉलम का नाम या मेंशन कर देते हो, और दूसरी वैल्यू जो है पासवर्ड की होगी, और उसके बाद वैल्यूज लिख के आप ये वैल्यू यहाँ पे मैप हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे मैप हो जाएगी। सही है। तो आपने देखा कि ये यूजर का टेबल था, इसमें एक नई लाइन ऐड होगी, ठीक है, ये इंसर्ट की स्टेटमेंट की मदद से। इन द सेम वे अपडेट की फील्ड क्या करेगी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर कोई आपके पास डाटा है और आप उसकी किसी फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, फील्ड से मुराद ये एक सेल होता है जी, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक है। तो अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, अपडेट में आपने क्या कहा, मैं यूजर्स का टेबल अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक होगी बात, डीबीएमएस को समझ आ गई इतनी बात। फिर आपने कहा कि सेट करें जो यूजर नेम की फील्ड है उसे रूट, ठीक है, जो यूजर नेम की फील्ड होगी उसको आपने रूट सेट कर देना है, और पासवर्ड की फील्ड को आपने 1 2 3 सेट कर देना है। यहां तक आपने ये नहीं बताया डीबीएमएस को कि ये आप किस रो की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने पहले फिर बताया है वेयर करके कि जहां पे यूजर नेम की वैल्यू एडमिन है, जहां पे यूजर नेम की वैल्यू एडमिन है उसके आप यूजर नेम को चेंज करो रूट के साथ और उसके पासवर्ड को चेंज करो 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो ये आप देखें इसकी आउटपुट इस तरह होगी। अच्छा, ये अपडेट की स्टेटमेंट आ गई, और डिलीट की स्टेटमेंट में भी इस तरह आपको बताना है कि आप कह रहे हो यूजर्स के टेबल में से डाटा डिलीट कर दें जहां पे यूजर नेम मार्टिन है, ठीक है। जहां पे यूजर नेम मार्टिन है उस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करवा दिया, तो पीछे कितने बच गए रिकॉर्ड, 3, 1 2 और 4 वाली आईडी के साथ। अगर आप ये नहीं बताते कि कहां से डिलीट करना है, वेयर की क्लॉज से मेंशन नहीं करेंगे, तो डिलीट फ्रॉम यूजर जो है वो कंप्लीट टेबल में से डाटा को डिलीट कर देगा। व्हाट स्टेटमेंट्स शुड आई यूज टू रिट्रीव डाटा, सेलेक्ट की, ठीक है। कौन सी एसक्यूएल क्लॉज है जो मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्रीव करके लाती है, यूनियन की। डाटा को ऐड करने के लिए इंसर्ट की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की तरफ। एसक्यूएल तो हमने देख लिया था, ठीक है, कि ये क्या है, डाटाबेस से इंटरेक्शन हम एसक्यूएल की मदद से करते हैं। सही है। तो द पॉइंट वेयर इन अ वेब एप्लीकेशन यूज एसक्यूएल, ठीक है, आपको आइडिया हो ही जाता है ना, अगर आप लॉगिन कर रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करोगे, तो बैक एंड पे जो है बैक एंड प्रोग्रामर ने डाटाबेस से ही डाटा फैच करके ये देखना है ना कि आपका जो है आपने जो यूजर नेम प्रोवाइड किया है वो किसी के साथ
मैप हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आप वैलिड यूज़र हैं और आपको लॉग इन करना है, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि आपका अकाउंट नहीं बना और आपको साइन अप करना है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन में वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आपको शक है कि एसक्यूएल के साथ डेवलपर इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो दोज आर द पॉइंट्स के जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ये व्हाट डज इट लुक लाइक एक्चुअली। अब जैसे ये देखें, एक वेबसाइट है website.thm जहाँ पे ब्लॉग आईडी इक्वल टू 1 है, सही है। ये वो वाला ब्लॉग रिट्रीव करके लाएगा डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब 1 कहते हैं तो 1 वाली आईडी वाला लेके आता है ब्लॉग, 2 पे 2 वाली आईडी का ब्लॉग हमें नजर आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिलेक्ट की कोई स्टेटमेंट बैकएंड पे चल रही होगी जो ऐसे होगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्लॉग वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एसक्यूएल की एक स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट बैकएंड के ऊपर चल रही होगी। जैसे ये देखें जी, ये लिखा है सिलेक्ट आईडी फ्रॉम ब्लॉग वेयर आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। और एक और कंडीशन लगी है कि एंड प्राइवेट इक्वल टू 0। प्राइवेट इक्वल टू 0 का इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि हो सकता है कि ब्लॉग अभी उसने पब्लिश नहीं किया हो यूजर ने, तो उसने उसमें एक प्राइवेट वाला कॉलम भी रखा है कि जिनका प्राइवेट 1 है या जिनका प्राइवेट 0 में इन्होंने लिखा है। हाँ ये देखिए, प्राइवेट कॉलम सेट टू 0 एंड आईडी नंबर प्राइवेट विच मीन इट इज एबल टू बी व्यूड बाय पब्लिक। अच्छा, 0 पे इन्होंने लिखा है कि जी पब्लिक इसे व्यू कर सकती है, और 1 पे इन्होंने लिखा है कि पब्लिक व्यू नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आप ऐसी आईडी का ब्लॉग मांगोगे जैसे 3 वाली आईडी का और उसका प्राइवेट की फील्ड 1 है, तो वो आपको ब्लॉग रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि एंड में क्या होता है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, सही है। तो अब यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन इस टाइम पॉसिबल है। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे पॉसिबल है कि आपको पता है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हो 1 वाली, ठीक है, वो यहाँ पे आके पेस्ट होनी है, आईडी इक्वल टू 1 वाली जगह पे आके पेस्ट होगा। तो आपने क्या किया, आपने कहा 1 के साथ आपने ये 2 के साथ जब ये आप एंड यूआरएल को हिट कर रहे थे तो आपने सेमीकोलन लगा के डबल डैश लगा दी इसके आगे। जब ये बैकएंड पे जाएगा एसक्यूएल की स्टेटमेंट आप देखें तो ये इस तरीके से एसक्यूएल की स्टेटमेंट बनेगी कि ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। इस 2 चीज़ों का एक्स्ट्रा ऐड करने का क्या मकसद है कि ये जो सेमीकोलन है ये डीबीएमएस को बताएगा कि क्यूरी एंड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो डैश डैश है ना, इसका मतलब होता है कमेंट्स का इसका मतलब होता है, ठीक है। कमेंट से क्या होगा कि ये जो आगे वाली चीज़ है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। द सेमीकोलन इन यूआरएल सिग्निफाइज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। The 2 dashes cause everything afterward to be treated as a comment, ठीक है। तो इनफैक्ट जो क्यूरी बन जाएगी वो इस तरह की बन जाएगी, इससे आगे की चीज़ इग्नोर हो जाएगी। आपने पेलोड में क्या सेंड किया है, आपने सेमीकोलन और डैश सेंड किया, ठीक है। इट वाज सपोज्ड कि आप सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करते, ऐसा कुछ सेंड ना करते, ठीक है, बट आपने सेंड कर दिया। ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन की क्लासिकल एग्जांपल है। तो कौन सा करेक्टर सिग्निफाई करता है एंड ऑफ एन एसक्यूएल क्यूरी, सेमीकोलन। तो ये आप एंटर करें और ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। अब हम शुरू करते हैं मशीन के साथ। तो इससे पहले हमें मशीन ऑन करनी पड़ेगी, तो चलिए मशीन को ऑन करते हैं। इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इट इज़ ईजिएस्ट टाइप टू डिटेक्ट एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है। इन बैंड का मतलब क्या है कि सेम कम्युनिकेशन चैनल जो है जहाँ पे आपने वल्नरेबल एसक्यूएल सेंड की है वहीं पे आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, सही है। कैसे होगा, ये मशीन ऑन होगी तो हमें पता चल जाएगा। In band just refers to the same method of communication being used to exploit the vulnerability and also receive the result. For example, discovering an SQL injection vulnerability on website page and then being to extract data from the database of the same page. मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे कोई SQL की अगर vulnerability निकल आती तो उसमें मैं कोई malicious URL कह दो या malicious SQL की क्यूरी लिखता और मुझे यहीं पे रिजल्ट वापस मिल जाता, तो इसका मतलब ये इन बैंड SQL इंजेक्शन। अगर आपके पास दूसरी जो टाइप है वो है एरर बेस SQL इंजेक्शन, सबकी लैब्स बनी हुई है, आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। This type of SQL injection is most useful for easily obtaining information about the database structure, as error message from database are printed directly to browser screen. This can often be used to enumerate a whole database. अब ये वाला जो तरीका है ना एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन वाला, ठीक है, इसमें कहते हैं कि जो इस तरह का एरर आपके पास डेस्कटॉप मतलब जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो डिस्प्ले कर देती है क्लाइंट साइड के ऊपर, कि उसकी मदद से आप इंफॉर्मेशन गेट करते जाते हो, एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके इंफॉर्मेशन गेट करना शुरू कर देते हैं, और उससे आप हो सकता है कि पूरी की पूरी डेटाबेस इनुमरेट कर डालें, पूरे पासवर्ड्स निकाल लें, सब कुछ कर लें, ठीक है। अगली चीज़ है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन यूटिलाइज द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेटर। हमने यूनियन देखा था कि 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट सेम अगर नंबर ऑफ कॉलम रिट्रीव कर रही हैं तो उसे यूनियन की मदद से ज्वाइन करके एक नया रिजल्ट सेट बना सकते हैं जो सिंगल होगा, सही है। तो इससे आप क्या करो कि ओरिजिनली अगर आपके पास जो भी डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है, वेब सर्वर आपको सेंड कर रहा है, आप उसके साथ यूनियन करके अपनी स्टेटमेंट भी लगा दें और कोशिश करें कि उसके कॉलम और आपकी कॉलम मैच कर जाएं जिस पॉइंट पे, तो आपका डाटा भी जो एग्जिस्टिंग डाटा उठना है डाटाबेस से उसके साथ मतलब इन लाइन हो जाएगा और आपको डाटा नजर आ जाएगा। हो सकता है सेंस नहीं मेक कर रहा हो तो एग्जांपल से ही आपको ये बात समझ आएगी। आई एम नॉट क्लेमिंग कि आपको इसी तरीके से थ्योरी में कहानी समझ आ जाएगी सारी। तो
अब हम आते हैं यहाँ पे लैब में, लेवल 1 क्या कह रहा है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, आंसर क्या मांगा है कि हमें मार्टिन का पासवर्ड देना है। ठीक है, और ये एसक्यूएल क्यूरी लिखी है कि इसके अगेंस्ट जब ये चीज़ आप यूआरएल हिट करोगे तो सर्वर साइड पे ये क्यूरी चलेगी। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आर्टिकल वेयर आईडी इक्वल में जो आप यहाँ से वैल्यू बताएंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 करके देखते हैं। ठीक है, तो सर्वर साइड पे ये एसक्यूएल क्यूरी चलेगी, डेटाबेस से 2 नंबर वाला ब्लॉग रिट्रीव होगा या आर्टिकल रिट्रीव होगा, और वेबसाइट पे इस तरीके से आपको वो ब्लॉग नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्योंकि एरर बेस एसक्यूएल आई है तो इसमें हमें एरर को जनरेट करना है। अगर हम कोई वैल्यू भी प्रोवाइड ना करें तो देखें जी एक एरर जनरेट हो गया हमारे पास। ठीक है, देखें ये बैकएंड पे जब ये क्यूरी चली है, सही है, तो इस क्यूरी के चलने की वजह से क्या हुआ कि आईडी इक्वल टू आगे कुछ भी एम्प्टी नहीं था, तो डीबीएमएस को समझ नहीं आई कि ये क्या करना है अब इसके साथ। सही है, तो इसने देखें एरर में हमें ये भी बता दिया कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर माई एसक्यूएल सर्वर वर्जन। तो हमें ये पता लग गया कि जी ये माई एसक्यूएल की डेटाबेस है। ठीक है, इतना पता चल गया हमें। अब हम आते हैं जी यहाँ पे वापस, एक चीज़ है जी जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन स्कीमा। ये डेटाबेस में एक ऐसा स्कीमा है जो जितने भी डेटाबेसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जितनी टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने उनके अंदर कॉलम हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। मैंने इस पेज को वैसे भी सेव कर लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या चीज़ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। ठीक है, जैसे ये देखें कि कॉलम्स का टेबल है कि हर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन इधर सेव है इनके पास। सही है, और क्या है, फाइल दैट स्टोर टेबल प्लेस, मतलब बेतहाशा डाटा जो है ना इन्होंने स्टोर किया होता है इसमें। इसी तरह एक टेबल का नाम है टेबल्स, जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इसमें कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं इस डाटाबेस के अंदर। सही है, ये देखें जी टेबल्स की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, प्रिविलेजेस क्या है वो सारा कुछ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, आते हैं जी वापस। तो ये माई एसक्यूएल के यही पेज है जो मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इस पर वापस आ जाए। अब हम इसमें पहले तो सही वाली वैल्यू देते हैं, ये चीज़ आ गई। सही है, अब एक तो सिलेक्ट की क्यूरी वो है ना जो चल रही है। अब इसमें फिलहाल ये नहीं हो रहा कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उसकी बेस के ऊपर कोई एक्शन होना है या कोई रीडायरेक्शन होनी है। ठीक है, जो आपको डाटा चाहिए वो डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे उसी सेम पेज के ऊपर। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, आप क्योंकि आपको आईडी इक्वल में कोई वैल्यू तो प्रोवाइड करनी तो है ही ना। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये करके देख लो, और जहाँ पे आईडी इक्वल टू 1 है, या फिर और एक होता है हम ऑलवेज ट्रू वाली कहानी चला के देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो इसमें भी मेरे ख्याल में शायद ना फ्रंट एंड के ऊपर यूज़र ने कोई लिमिट लगाई हुई होगी। जैसे मैं से 6 करके देखूँ तो क्या आता है आउटपुट में मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारे जो है ना डाटा के कॉलम्स जो हैं जितने भी होंगे इसके अंदर, आई डोंट नो कितने हैं, वो सारे रिट्रीव हो रहे होंगे, और फ्रंट एंड में यूज़र ने सिर्फ यहाँ पे एक एंट्री उसकी दिखा रहा होगा। बेशक 2 रिकॉर्ड रिट्रीव हुए, 10 हुए, 12 हुए, जितने भी। अदरवाइज़ तो अगर आप 6 करते तो क्या होता, ये देख लेते हैं। ठीक है, 6 में उसने अदरवाइज़ आपको नो रिजल्ट फाउंड कर दिया था। ठीक है, बट अगर आपने क्यूरी को मॉडिफाई किया थोड़ा सा, ठीक है, 1 इक्वल टू 1, देखें एसक्यूएल इंजेक्शन हो रही है, तो देखिए इसने आपको पहले वाला सिर्फ आर्टिकल उठा के ला दिए। तो हमारा फिलहाल मकसद तो ये नहीं है, हम तो इसमें से कुछ रिट्रीव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ना अपना भी कुछ, मतलब जो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है ना, जैसे इस मार्टिन का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं है कौन सी डेटाबेस में पड़ा है, कौन सा टेबल है, पासवर्ड वाली फील्ड का नाम क्या है, कुछ पता ही नहीं है अभी तो फिलहाल। तो हम एक यूनियन की स्टेटमेंट ऐड करते हैं। आप यहाँ पे लिखें जी यूनियन, तो आप इससे एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट की स्टेटमेंट भी ऐड करा सकते हैं। सही है, बट कॉलम सेम होने चाहिए। तो मुझे तो नहीं पता कि आर्टिकल वाले टेबल के कितने कॉलम हैं। ठीक हो गई बात। तो आप क्या करो कि देखो, आप इस तरह लिखो यूनियन, फिर आप लिखें सेलेक्ट, और इसमें 1 लिखता हूँ मैं। ठीक है, कि देखता हूँ कि एक कॉलम है, नहीं जी। ठीक है, एक में मेरे पास एरर आ गया, मैं देख लेता हूँ जी। ये देखें जी 1 तो वो पहले वाला ही था ना, जो मतलब यहाँ से हमने आईडी 1 ही कर देते ना, 1 का तो हमें पता है ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जी कार्डिनलिटी का इशू है। तो दोनों स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट का और ये जो इधर से स्टेटमेंट ये वाली चली है, उसके कॉलम नंबर फ़र्क है। हमने कहा ठीक है, 2 कॉलम तो नहीं है। उसने कहा ना फ़र्क है। हमने कहा 3 कॉलम तो नहीं है। उसने कहा हाँ ठीक है।
सही, डाटा कोई नहीं रिट्रीव किया, सिलेक्ट 1 2 3 में क्या डाटा है, कुछ भी डाटा नहीं है, डाटा नहीं कोई रिट्रीव हुआ, पर इतना हमें पता लग गया कि जो आर्टिकल का टेबल है इसके 3 कॉलम है। सही है, तो ये जो ऊपर हमने देखा था ना इधर के वो सप्लायर्स का और कस्टमर का टेबल था जिसके 3 कॉलम हमने ऊपर 4 कॉलम ऊपर नीचे करा के सेम टेबल में डाटा रिटर्न कराया था। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, मतलब टोटल 3 वैल्यूज है ना, मैं एक डाटाबेस का फंक्शन होता है वो चला के देखता हूँ। ठीक है, क्या आता है जी रिजल्ट में, रिजल्ट में तो कुछ नहीं आया, देख लेते हैं कुछ क्यों नहीं आया। अच्छा, इसमें हम शायद कुछ मिस कर रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ देखें, द एरर मैसेज हैज़ गॉन, जब हमने 1 2 3 लिखा था, but now we want to display our data instead of the article. The article is being displayed because it takes the first return result somewhere in the website's code and shows that. To get around that we need the first query to produce no result. This can simply be done by changing. Okay. देखिए हमने डाटा क्यूरी तो बिल्कुल ठीक चली आ रहा, तो कोई नहीं आया था, पर हमने वैसे भी शुरू में भी देखा था कि इसके ऊपर ना जब और 1 = 1 करके देखा था तो एक लिमिट लगाई हुई है फ्रंट एंड डेवलपर ने कि सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। सही है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करें कि कोई इस तरह की वैल्यू पुट करें इसके अंदर कि ये जो आर्टिकल वाली फर्स्ट क्यूरी है ना ये कोई रिकॉर्ड ही रिटर्न ना करे। सही है, जब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी तो आपकी वाली जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है सिलेक्ट की वो तो रिटर्न करेगी एक रिकॉर्ड डाटाबेस का जैसे नाम है, तो उससे ये होगा कि आपके पास डाटाबेस का नाम डिस्प्ले हो जाएगा जो कि क्या है SQLi1। सही है, अभी हमने बात की थी इंफॉर्मेशन स्कीमा की, तो हम इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर बताते हैं कि जी मुझे SQLi1 जो है ना उसके डाटाबेस में से रिट्रीव करना है टेबल्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। सही है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे हम एक बनाते हैं नई फाइल। ठीक है जी, देखें जी ओरिजिनल जो है ना इनपुट क्या है, ओरिजिनल इनपुट थी जो एक्सपेक्टेड इनपुट है वो थी इस तरह की कि आईडी आप 1 प्रोवाइड करें चल जाएगा। ठीक है, हमने इसमें यूनियन बेस वाली कहानी चलाई है सारी, तो हमें पता लग गया कि 3 कॉलम हैं जी आर्टिकल्स वाले टेबल के। ठीक है, ओके, अब क्या सीन है, अब हम आते हैं, हमें चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन स्कीमा से जो SQLi1 है डाटाबेस उसका हमें टेबल्स के नाम चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ है, सही होगी बात। तो पहले हम ओरिजिनल वाली चीज़ ऐसे ही दोबारा लिख लेते हैं। अब हम आते हैं, सिलेक्ट की स्टेटमेंट तो पहले लिखी है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था जी, हमने बताया था इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। यहाँ पे मैं अभी देख भी लेता हूँ, जी यही था नाम। इंफॉर्मेशन स्कीमा जो है जो पहले ही एग्जिस्ट करता है, स्कीमा डॉट टेबल्स। आप वापस आके इंफॉर्मेशन स्कीमा में अंडरस्कोर भी आता है शायद, हाँ जी अंडरस्कोर भी आता है। सही है, तो इसको आप करो बंद, वापस आ जाए। इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स में से रिकॉर्ड चाहिए हमें। ठीक है, और वेयर की कंडीशन क्या कहते हैं इसको, वेयर जहाँ पे आपके पास डाटाबेस का नाम क्या हो SQLi_1। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन स्कीमा एक तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, दूसरा उसके अंदर जो है ना मैं बल्कि दिखा ही देता हूँ आपको, इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, इसके कॉलम्स कौन से होते हैं, ये जी इसके कॉलम है इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स के, जिसके अंदर सारे टेबल्स की डिटेल्स होती है। सबसे पहले हमें टेबल्स की डिटेल मालूम करनी है ना, कि उसके बाद पता लगेगा अच्छा लॉगिन का डाटा यहाँ से उठ रहा है ये वो। तो ये है जी, इसमें टेबल के नेम पड़े होंगे और ये पढ़ा होगा कि ये कौन सी वाले स्कीमा के साथ एसोसिएटेड है ये टेबल। ठीक है, तो हमें इन दो की साथ फिलहाल कंसर्न है, हमें टेबल नेम की वैल्यू पिक करनी है और टेबल अंडरस्कोर स्कीमा से टेबल अंडरस्कोर नेम की वैल्यू पिक करनी है। सही है, तो मैं यहाँ पे तो लिख देता हूँ टेबल अंडरस्कोर स्कीमा, जहाँ पे क्या हो डाटाबेस का नाम हमने पहले उठाया है SQLi_1। ठीक है, तो इसमें से इस इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल में से डाटा उठाना है, जहाँ पे टेबल स्कीमा वाला कॉलम जो है उसकी वैल्यू SQLi1 है, पर उठाना क्या है टेबल का नाम। अब जैसे कि आपको पता है कि ये तो एक रिजल्ट सेट होगा पूरा टेबल का नाम, एक से ज़्यादा नाम होंगे 10 50 100, आपको तो नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपके जो है ये रिकॉर्ड मल्टीपल हो गए तो ये यूनियन की जो स्टेटमेंट है तो ये तो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, फर्स्ट की सिलेक्ट स्टेटमेंट से आपको कॉलम्स मैच करने हैं। ठीक है, कॉलम और सिंगल रो डाटा होना चाहिए, तो एक फंक्शन होता है ग्रुप कनकैट का। ठीक है, जो कि सारे डाटा को आप क्या कहते हैं जी
कॉमा सेपरेटेड कर देता है। ठीक है, आप इसको करें कॉपी और होपफुली ये चल जाएगी, अगर ना चली तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसके बाद हमें सिर्फ टेबल्स के नाम मिलेंगे। एंटर किया, ओके, उसने कहा कि URL इनवैलिड, हमने कोई गलती तो नहीं